Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is chapter 4 of class 6 Social Science, in which we have already covered 3 chapters. If you find something important for your exam, so please like, share and subscribe the channel, and without wasting your time, let's start chapter number 4. What books and we will tell us. ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले एक लड़की होती है मैरी नाम की. तो जैसे ही बेल बजती है तो वो टीचर होती है, वो उनको अपने साथ लेके जाता है लाइब्रेरी. ठीक है, वो बच्चा जैसे ही वो जो लड़की होती है मैरी वो लाइब्रेरी में जाती है तो वो देखती है कि जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लासरूम से ज़्यादा बड़ा है. वहाँ पर बहुत सारी शेल्फ्स रखी हुई हैं जो कि पूरी बुक्स से अच्छी तरह से भरी हुई हैं, और एक कॉर्नर में कबर्ड भी रखी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा पुरानी बुक्स रखी हुई हैं. वो जैसे उसको देखती है वो उस कबर्ड को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसके टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत स्पेशल कलेक्शन है बुक्स का जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर है. और उससे कहता है क्या आपको वेदास के बारे में पता है. लेकिन जो मैरी होती है वो वेद का नाम सुन के थोड़ी वंडर हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता होता. तो अब हम जो ये चैप्टर है इसमें वेद के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक जो वर्ल्ड में है उसमें हम जो वेदास है उसको कंसिडर करते हैं. हमारे पास जो वेद हैं वो 4 तरह के हैं. पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर है हमारे पास अथर्ववेद. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. जो सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो है ऋग्वेद, और ऐसा माना जाता है कि 3500 साल पहले लिखा गया था, मतलब ये कंपोज किया गया था, सॉरी. और जो ऋग्वेद है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ हिम्स, उससे भी ज़्यादा है बल्कि, और जिसको हम सुक्ता बोलते हैं, वेल सेड, मतलब कुछ अच्छी बातें या फिर उस समय जो भी देवी देवता को जिनको माना जाता था उनकी तारीफ में लिखे हुए जो भजन जैसे जो होते हैं ना उस तरह से लिखे जाते थे. तो खासकर जिन देवताओं के बारे में ये जो हिम्स है ये लिखे गए हैं या जो ये सुक्ता है इनको कंपोज किया गया है, वो कौन से 3 देवता हैं. अग्नि देवता जिनको गॉड ऑफ फायर बोला जाता था, दूसरे हैं इंद्र जिनको गॉड ऑफ वॉरियर बोला जाता था, और तीसरा था सोम, एक प्लांट था जिससे कि स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी. ठीक है, तो अग्नि, इंद्र, सोम, इन तीनों के बारे में ही मेनली इन जो ये हिम्स हैं इनके बारे में लिखा गया है. ठीक है ना, इन तीनों की तारीफ एक तरह से इन जो देवता हैं इनकी तारीफें की गई हैं. दीज हेम्स वर कंपोज बाय द सेजेस और ऋषि. तो जो ये मेनली जो ये हेम्स वगैरह होते थे इनको कंपोज करने वाले ऋषि होते थे, और ये ऋषि ही फिर बच्चों को पढ़ाते थे, उनको याद करवाते थे. पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था कि आपको कोई कॉपीज़ वगैरह मेंटेन करनी है, नहीं, बल्कि वो उनको वहाँ पर मुँह ज़ुबानी चीज़ें याद करवा दिया करते थे. ठीक है, तो मेनली जो ये हिम्स होते थे इनको कंपोज करने वाले या पढ़ाने वाले वो मैन ही होते थे. बहुत ही कम ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पर वुमेन वगैरह ने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है. जो ऋग्वेद है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. आजकल हम जो भी अपने स्कूल में जो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं उससे काफ़ी अलग होती थी ये वाली संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. तो देखो जो संस्कृत है उसे कहा जाता है कि पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज द इंडो यूरोपियन. तो उसको एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के साथ रखा जाता है क्योंकि जो संस्कृत के कुछ वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं जो वर्ड्स यूरोपियन लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं. अगर इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें आती है हमारे जो असमीज़ है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, तो ये हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हो जाती हैं. एशियन लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें हमारी पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन हो जाती हैं. ठीक है, जो कि हमारी स्पेनिश से बिलोंग करती हैं. ओके, तो ये इन सबको फैमिली इसलिए कहा जाता है कि ये हमने जितनी भी लैंग्वेजेस देखी इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं वो ओरिजिनली बहुत ज़्यादा कॉमन है. जैसे कि संस्कृत में देखें तो मात्र, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर, तो तीनों के जो इनिशियल्स है कहीं ना कहीं हमें सेम देखने के लिए मिल रहे हैं. अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन अ सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज. और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं जो इस कॉन्टिनेंट पर बोली जाती हैं वो किसी और फैमिली से बिलोंग करती हैं. जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की बात करें, यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसकी बात करें तो यहाँ पर तिब्बत बर्मन फैमिली बोली जाती है. जो लैंग्वेजेस हैं वो तिब्बत बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं. अगर हम साउथ की लैंग्वेजेस देखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं. अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 फैमिलीज देख ली हैं. पहली है तिब्बत बर्मन फैमिली जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है. दूसरी है फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है. और वहीं पर जो सेंट्रल इंडिया है वो हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है. आगे देखते हैं. इस पे लिखा हुआ है कि जो बुक्स हैं जो उसमें रिटन हुआ है, जो उसमें प्रिंटेड है, वो बहुत ही बाद में किया गया है. अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो वो 3500 साल पहले उसके होने के
जो वो पृष्ठ थे, वो जो बच्चों को पढ़ाते थे, वो आज से 3500 साल पहले वो चीज़ें कंपोज हो चुकी थी। लेकिन अगर हम लिखने की बात करते हैं कि उसको लिखा कब गया था, उसको प्रिंट कब किया गया था, तो उसका टाइम पीरियड हमारा कब है कि आज से 200 साल पहले। ठीक है, तो मतलब चीज़ें बहुत पहले बन चुकी थी लेकिन उसको लिखा नहीं गया था, वो लोग हमेशा उसको ऐसे ही याद रखते थे। तो इसीलिए जो इसकी प्रिंटिंग है वो बहुत लेट हुई है। अब जो हिस्टोरियन है वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कौन होते हैं कि जो भी पुराने ज़माने का जो भी हमारे पास पास्ट का कुछ भी मटेरियल रिमेन बचा है वो उसकी स्टडी करते हैं। तो देखते हैं ऋग्वेद की स्टडी वो लोग कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद में कुछ जो हिंट्स हैं वो ऐसे भी हैं जो एक डायलॉग फॉर्म में है, और उसी में एक बहुत फेमस है जो कि विश्वामित्रा एक ऋषि थे, उनके और दो रिवर हैं ब्यास और सतलुज। पहले रिवर को भी एक देवी की तरह पूजा जाता था, तो उनके बीच में कोई वार्तालाप है। तो ये जो डायलॉग है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी जो कि जो पेड़ होता है उसके जो बाहर जो एक छाल इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम बार्क बोलते हैं, उसको रिमूव कर लिया जाता है, उस पेड़ से अलग कर लिया जाता है और उसको साफ करके फिर उस पर इस तरह से प्रिंट किया जाता है। तो ये जो इस तरह की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है हमारे पास बहुत ही कम है, क्योंकि ये वुडन की बनी होती थी तो ये जल्दी ख़राब हो जाती थी। ठीक है, और जो कुछ हैं भी वो प्रिजर्व की हुई हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है महाराष्ट्र में, पूना में, वहाँ पर कुछ इस तरह की रिजर्व भी की हुई हैं। और कुछ ऋग्वेद को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, जिससे कि उसे बाकी लोग समझ सके, क्योंकि वो किस में है, वो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में है। ये विश्वामित्र और जो रीवर हैं उनके बीच की जो भी डायलॉग्स थे और उसके बारे में बताया हुआ है कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत चलती है। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर हम कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स की बात करें तो उस समय बहुत सारी प्रेयर्स का जिक्र है ऋग्वेद के अंदर अंदर जो कि उस समय कैटल्स के लिए, स्पेशली बच्चों में बेटे के लिए, हॉर्सेस के लिए, इनके लिए पूजा की जाती थी। और क्या होता था, जो हॉर्स होते थे जो कि बैटल में यूज़ किए जाते थे, जो भी होते ना बग्गी वगैरह होते, रथ होता है जिसमें घोड़े को बांध दिया जाता था, उनको यूज़ किया जाता था। वर फाउट टू कैप्चर कैटल्स, बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड। तो जो बैटल्स थी वो सिर्फ कैटल्स के लिए ही नहीं बल्कि लैंड के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, इसमें क्या करते थे, कोई एक तो ऐसा भी था प्रथा कि उसमें किसी भी मेनली हॉर्स को छोड़ दिया जाता था कि उसकी मर्जी है वो जहाँ तक भी जाए, और वो जहाँ तक भी ग्रेजिंग करने के लिए जाता था तो जिस भी राजा का वो घोड़ा होता था उससे की वो सारी जो लैंड है वो हो जाती थी। और अगर कोई इसमें इंटरफेयर करता था तो फिर दोनों में क्या होती थी, बैटल होती थी, और जो भी जीतता था वो सारे लैंड और वो जो हॉर्स है वो उसी का। ठीक है, तो बहुत कुछ अलग अलग तरह की बहुत अलग अलग रीजंस के लिए बैटल उस समय लड़ी जाती थी। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, पानी के लिए भी लड़ी जाती थी और बाद में फिर उन लोगों को कैप्चर भी कर लिया जाता था जो ऑलरेडी उस जगह पर रह रहे हैं। जो भी वेल्थ मिलती थी उसको ऑप्टेन कौन करता था, लीडर करता था, लेकिन उसमें से जो कुछ वेल्थ थी वो प्रेस्ट को दी जाती थी क्योंकि रिचुअल्स वही परफॉर्म करता था। जो बाकी बची हुई थी वो लोगों में बांट दी जाती थी। कुछ वेल्थ थी जो यज्ञ वगैरह जो भी हवन वगैरह होते थे उसमें जो भी सेक्रीफाइस किया जाते थे या जो भी उसमें ऑफरिंग्स दी जाती थी उसमें खर्च हो जाती थी। जैसे कि आप भी जानते हैं जब किसी देवी देवता के लिए पूजा कराते हैं तो उसमें घी, ग्रेन्स, जो भी सामग्री होती हैं वो डाली जाती हैं, तो वो खर्चा भी तो कहीं ना कहीं से निकालना है, तो वो सारा इसी वेल्थ से निकलता था जो कि वो बैटल वगैरह को जीतने के बाद उनको मिलता था। Most men took part in this war. This was no regular army, but they were assembly people met and discussed matters of war and peace. तो बहुत सारे लोग इस तरह की वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उस समय कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। अगर हम बात के किंगडम्स देखते हैं तो वहाँ पर एक रेगुलर आर्मी को मेंटेन किया जाता है, लेकिन इस समय ऋग्वेद के शुरुआती दौर में कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बस कुछ असेंबलीज होती थी जहाँ पर लोग मिलते थे और जो भी वॉर के जो मैटर होते थे उनको पीसफुली डिस्कस किया करते थे, और उन्हीं में से वो किसी एक इंसान को अपना लीडर बना लिया करते थे जो कि वाकई में ब्रेव भी होता था और स्किलफुल वॉरियर भी होता था। अब लोगों को वो किस नाम से डिस्क्राइब करते थे? There are several ways of describing people in terms of work they do, the language they speak, the people they belong to, their family, their communities and the cultural practices. तो इन्हीं सब के हिसाब से वो उन लोगों को नाम देते थे। अगर दो वर्ड थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे, है ना, दो ग्रुप थे मेनली जो अपने काम के नाम से जाने जाते थे, जिसमें से एक था प्रिस्ट। ठीक है ना, प्रिस्ट कौन होते थे? मेनली ब्राह्मण्स होते थे और उनका काम क्या होता था, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करना। और दूसरे होते थे राजा, और राजा का आपको पता ही है उनका काम क्या होता था। लेकिन उस समय के राजा बाद वाले राजाओं जैसे नहीं थे। उस समय ना तो उनकी अपनी कोई कैपिटल सिटी होती थी, ना उनके कोई बड़े बड़े महल होते थे, ना कोई आर्मी होती थी, और ना वो किसी तरह का भी टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, और ना ये होता था कि जो किंग है उसी का बेटा आगे चल के किंग बनेगा, ऐसा नहीं होता था। दो वर्ड जो कि
किसी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते थे उनमें से एक तो था जन, ठीक है ना, जो हिंदी में अभी भी यूज़ किया जाता है, और दूसरा था विश, ठीक है। और जो विश वर्ड है ये वैश्या वर्ड से लिया गया था, जो कि बाद में चल के वैश्या का मतलब क्या हुआ था, व्यापारी। जो लोग व्यापार में लगे रहते थे, जिनका काम व्यापारी होता था, उनको वैश्यास बोलते थे। तो जो ये विश और जो जन है, ये मेंशन किया जाता है इनके नाम से, पुरु जन विश और भारत जन और विश, यदु जन। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दो बड़ी बड़ी कम्युनिटी के बीच में बैटल हुआ था, तो उस समय उस कम्युनिटी को कैसे बुलाते थे, या तो पुरु जन, या फिर पुरु विश, या फिर भारत जन और या भारत विश। तो जहाँ पर भी जन या विश लग जाता था उसका मतलब था कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। समटाइम द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब दैमसेल्फ एज आर्यास। तो उस समय जो भी लोग इस हिम्स को डिस्क्राइब करते थे वो अपने आप को आर्यास बताते थे, और जो उनके दुश्मन या जो उनके ओपोनेंट्स होते थे उसको वो दास बताते थे। तो जो ये लोग थे हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेटर द टर्म दासास केम टू मीन स्लेव। बाद में जो ये वर्ड है दासास, इसको ओपोनेंट ना समझ के इसको दास बना दिया जाता है, और मेनली जो स्लेव्स होते थे जिनसे वो क्या करते थे, किसी भी बैटल अगर कोई लड़ी जाती थी वहाँ, अगर कोई भी किंग हार गया है तो जो उसके अंदर जो भी उसके जो लोग होते थे, उसके मिनिस्टर्स या उसकी वाइफ कोई भी है, उसको स्लेव बना के और उसको इंसान ना समझ के एक तरह से प्रॉपर्टी समझा जाता था, और चाहते थे कि वो लोग वही काम करें जो वो उनसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद को कंपोज किया गया था नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में। देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, ठीक है ना, और बाकी जगह भी जो डेवलपमेंट है उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि एक मेगालिथ, मेगालिथ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जब पहले कोई भी इंसान की डेथ हो जाती थी तो उसकी एक बरियल साइट बनाई जाती थी जहाँ पर उसको दफनाया जाता था, और उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर रख दिया जाते थे, ठीक है, उसी को बोलते थे मेगालिथ। और ये कम से कम 3000 साल पहले ऐसा होता था। और ये ना सिर्फ डेक्कन, साउथ इंडिया में ही, डेक्कन वाला पार्ट कौन सा, ये नीचे से पेनिनसुला वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जो पार्ट है ये पूरा डेक्कन का पार्ट है। तो यहाँ पर भी इस तरह की जो ये मेगालिथ वाला जो सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट था। और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट है और जो कश्मीर है वहाँ पर भी जो इस तरह की जो बरियल साइट है मेगालिथ्स है वो पाई गई हैं। तो देखो इस तरह से होती थी ये बरियल साइट है, और यहाँ पर बड़े बड़े जो स्टोन हैं उनको रखा गया है। तो कुछ जो स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड होते थे, और कुछ ना एकदम से बाहर से दिखाई देते थे, ठीक है ना। कहीं पर आपको सिर्फ एक बरियल साइट के ऊपर सिर्फ एक स्टोन दिखाई देगा, और कहीं पर आपको इस तरह से जिस फिगर में दिख रहा है इसके चारों तरफ ऐसे भी दिखाई देते हैं। तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। देयर वर सेवरल थिंग्स, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं उन मेगालिथ के आसपास, जिससे ये पता चलता है कि शायद वो उनकी बिलोंगिंग्स थी जब वो ज़िंदा थे, है ना। और क्या करते थे वहाँ पर वो लोग, पहले एक गड्ढा खोदते थे, वहाँ पर उस बॉडी को रखा जाता था, बहुत सारी चीज़ें, बोल्डर्स वगैरह स्टोन वहाँ पर रखे जाते थे, ठीक है। और तो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से जो अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है जब वो रिसर्च करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं। कुछ ना कुछ जो ब्यूरल साइट थी उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी थे, और कुछ में कुछ डिफरेंसेस भी थे, ठीक है। कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि ब्लैक और रेड वेयर मिले हैं उन मेगालिथ के आसपास, और जो वेपन सिस्टम है यूज़ होते थे, टूल्स और वेपन्स जो आयरन के बने होते थे, या फिर जो घोड़े की स्केलेटन है, या फिर जो भी हॉर्स की जो इक्विपमेंट है, या उस समय जो भी स्टोन और गोल्ड के जो भी ऑर्नामेंट्स होते थे जो वो लोग पहनते थे वो भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो मरने के बाद भी उस इंसान की जो चीज़ें थी वो उसको उसके साथ ही वहाँ पर दबा दिया करते थे। ये देखो उस समय के टूल्स है जो उस समय यूज़ होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिलोंग करते थे मेनली उस डेड पर्सन के साथ ही। और ब्रह्मगिरी में तो एक ऐसा स्केलेटन मिला है कि उसके साथ बहुत सारे गोल्ड बीड्स मिली हैं, 2 स्टोन बीड्स मिली हैं, कॉपर की बैंगल्स भी मिली हैं, कुछ शेल मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि उस समय भी रिच और पुअर वाला एक जो डिफरेंसेस थे वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो ग्रेव्स ऐसी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है, बहुत टूटे फूटी सी चीज़ मिली है, और कुछ के पास इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान क्या होगा, रिच होगा, जब भी तो उसके पास इतनी सारी बिलोंगिंग्स थी। अब देखो जो मेगालिथ है वो मोर देन वन स्केलेटन। अब देखो कुछ मेगालिथ ऐसी है कि जहाँ पर एक सिंगल डेड बॉडी थी, लेकिन कुछ मेगालिथ ऐसी हैं जहाँ पर उनकी पूरी फैमिलीज थी आसपास ही। कि मतलब ये था कहीं ना कहीं कि अगर किसी एक इंसान की फैमिली में डेथ हो गई है तो उसको यहाँ पर उसकी मेगालिथ को बना दिया, फिर दूसरे की हुई है तो उसके बराबर में बना दिया, तीसरे में, तो मतलब उनकी पूरी फैमिली को एक ही जगह पर उसका जो मेगालिथ है वो बनाया गया है। और वो क्या करते थे कि मतलब एक पहले से ही है तो इसके आसपास कोई एक साइन बोर्ड बना दिया, या कुछ ना कुछ ऐसा किया करते थे कि अगर उनको दोबारा यहाँ पर आना हो तो उनको उस चीज़ की पहचान हो जाए। तो एक साइन पोस्ट वहाँ पर बना दिया करते थे उस बरियल साइट के पास, जिससे कि जब वो वापस आए तो उनको ज़्यादा वहाँ पर कोई उनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, उनको एक पहचान मिल जाए। एक बहुत ही स्पेशल बरियल मिलता है इनाम गांव में,
और ये जो साइट है ये कहाँ पर है, भीमा रिवर के पास एक ट्रिब्यूटरी है उसकी, रिवर गोद, वहाँ पर है। और ये कम से कम जो ये टाइमिंग है ये 3600 से 2700 के बीच का है। और जिस समय ये एक जो एडल्ट है उसकी जो डेड बॉडी है वहाँ पर उस ग्राउंड में जो बरिड है, और वो एक स्ट्रेट फॉर्म में है, मतलब एकदम सीधा लेटा हुआ है, और जो उसका हेड है वो नॉर्थ की साइड है, ठीक है। और उस समय देखा गया है कि इनाम गांव में तो कुछ साइट्स ऐसी भी हैं, बरियल साइट, जो कि घरों में ही बनाई हुई हैं। देखो ना तो ऐसा अब होता है और पहले टाइम में भी कम ही होता था, लेकिन कुछ जगह वहाँ पर ऐसी मिली है कि अपने घर के नीचे ही उन्होंने बरियल साइट बनाया हुआ है। कि मतलब उनका कोई जब कोई घर से कोई इंसान मर जाता था तो वो उसको अपने घर के नीचे ही उसको दफन कर दिया करते थे, और साथ में वहाँ पर से कुछ फूड वाटर इस तरह की चीज़ें भी उसके पास रख दिया करते थे। एक इंसान ऐसा है जो उसकी बरियल साइट जो मिली है कि एक घर है जो 5 रूम हाउस है, उसका जो कोर्टयार्ड है उसकी जो बरियल साइट्स है वो वहाँ पर मिली है। द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट द हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, वहाँ पर एक ग्रेनरी भी मिली है, और जो इंसान की जो बॉडी है वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में मिली है, ठीक है ना, इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में उसको वहाँ पर दबाया हुआ है। अब जो स्केलेटल है उसकी स्टडी करके क्या पता चलता है, देखो अगर छोटा स्केलेटल है, साइज उसका साइज स्मॉल है तो पता चल जाएगा कि छोटे बच्चे का है, ठीक है ना, और उसकी बॉडी के डिफरेंसेस से पता चल जाएगा कि गर्ल का है या बॉय का है। लेकिन दिक्कत वहाँ होती थी जब मैन और वुमेन की बात आती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में अगर कोशिश करते थे कि जिन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो वुमेन है, तो ये भी गलत हो जाया करता था, क्योंकि उस समय जो ऑर्नामेंट्स थे वो मेन भी पहनते थे। तो इसीलिए वो उसकी जो बॉडी होती थी, जो बोन स्ट्रक्चर होता था, मेनली जो उसका पेल्विक एरिया होता था वुमेन का, वो हमेशा लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो उसकी जो पेल्विक एरिया होता था उससे पता लगाया जाता था कि वो जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है। आपको पता हो तो एक बहुत ही फेमस फिजिशियन थे चरक, उन्होंने एक चरक संहिता नाम की बुक लिखी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बुक भी हेल्प करती थी। टीथ जॉइंट कार्टिलेज जिसके बारे में उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो देखो ऑक्यूपेशन में अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ से इनाम गांव से बहुत सारे जो सीड्स हैं, वीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सिस के, मिलेट के, वो वहाँ से मिले हैं। बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, बहुत सारे कैटल्स मिले हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के, बहुत सारे फ्रूट्स मिले हैं, आंवला, जामुन, डेट्स। तो वैरायटी ऑफ बेरीज वहाँ पर कलेक्ट की गई हैं, तो इससे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस समय वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए तो इनके एविडेंस मिल रहे हैं। तो देखो बहुत सारे हैं इसमें, कैटल हो गया, बफेलो हो गया, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, पिग, है ना, स्पॉटेड डियर, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब फिश। फ्रूट्स की बात करें तो बेर, आंवला, जामुन, डेट पाल्स, ठीक है ना, बेरीज, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का यही ऑक्यूपेशन था, वो इस तरह के काम करते थे कैटल्स के साथ, वो फ्रूट्स भी लगाते थे और इस तरह की फार्मिंग वगैरह भी करते थे। तो इन सब चीज़ों का मिलना इस बात को बताता है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें, इस तरह के काम होते थे। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं वो उस समय चाइना में क्या चल रहा था, चाइना के हालचाल भी देख लेते हैं। तो अराउंड 3500 ईयर्स एगो पहली बार जब हमें एविडेंस मिलते हैं चाइना में राइटिंग के, वो हमें इतने टाइम पहले मिलते हैं, 3500 ईयर्स एगो। अब जो वहाँ की जो राइटिंग्स है वो एनिमल बोन्स के ऊपर लिखी जाती थी, और इन एनिमल बोन्स को क्या बोलते थे, ओरेकल। और ऐसा माना जाता है कि वो इस चीज़ को, फ्यूचर को प्रोडिक्ट करने में यूज़ करते थे। किंग क्या करता था, किसी भी एनिमल की बोन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखता था कि वो इस बार बैटल को जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसकी जो क्रॉप्स हैं वो कब हार्वेस्ट होंगी, अच्छी होंगी नहीं होंगी, उसको बेटा होगा या नहीं होगा। और फिर उस बोन पे वो सारी चीज़ें लिखने के बाद वो उसको फायर में डाल दिया करता था, और आग में जाने की वजह से उस बोन के ऊपर कुछ क्रैक्स पड़ जाती थी हीट की वजह से, और जो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे जो कि प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर को, वो उन क्रैक्स को पढ़ के उस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे, कोशिश करते थे उसको प्रिडिक्ट करने की। कुछ कभी कभी जो वो बोलते थे वो हो भी जाता था और कभी कभी नहीं भी होता था। जो किंग होते थे उस समय वहाँ पर वो बड़े बड़े शहर में रहते थे, और वहीं पर ही उनके एक जो उनके पैलेस वगैरह होते हैं वो बने होते थे। वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ होती थी जिसमें कि लार्ज क्वांटिटी किसकी होती थी, ब्रॉन्ज वेसल्स की होती थी। उस समय वहाँ पर भी आयरन का कोई यूज़ नहीं देखा गया है, मेनली वो भी ब्रॉन्ज वेसल्स पर ही मतलब ज़्यादा जो यूज़ है वो उसी का देखा गया है, ठीक है। तो ये था चाइना का। तो इस तरह से देखो ये एनिमल बोन जिस साइड में पिक्चर में दिखाई हुई है, और उसके ऊपर ये चीज़ें लिख कर और फिर इन बोन्स की हेल्प से वो उसको प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर को। तो ये जो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी देखें, ठीक है। थैंक यू।